नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बढ़िया, ठीक हो हैं? चलिए एक बार फिर आपका बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई मोटिवेशन शब्द न कह कर के वीडियो लंबी न हो, इसलिए मैंने ये मैटर लिखा है। और फिर दो चार बातें आसपास की न कहकर सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दे पर आने के बाद हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अगला अभी देख रहे हैं यहाँ पर, वो है टॉपिक ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। इससे पहले जो हमने था वो इसी पाठ में ये पढ़ा था कि जो विलयन होते हैं उसमें एक विलेय और दूसरा विलायक होता है। विलायक द्रव अवस्था में लिया गया। यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बाकी के हमने 9 प्रकार के विलयन पीछे भी पढ़ रहे थे, उसमें किसी प्रकार का भी हम उसमें विलेय और विलायक ले सकते थे। लेकिन यहाँ जब इस टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं तो उसमें जो विलायक है वो द्रव अवस्था में होगा और विलेय जो है वो ठोस अवस्था में होगा। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में, जो हम कंटिन्यू वीडियो की बात कर रहे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि दोनों पदार्थ जो है वाष्पशील लिए थे। तो पिस्टन या जो विलयन है उसकी द्रव की सतह पर जो डाला गया दाब होता है वो दोनों विलयनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम टॉपिक में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। जो विलेय है वो तो हमारा वाष्पशील है और जो विलायक है वो हमारा वाष्पशील है और जो विलेय है वो अवाष्पशील है। तो कुछ बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर। चित्र को थोड़ा बाद में बना लेंगे, अभी चित्र को हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने यहाँ क्या लिया। हमने यहाँ पर लिया ये एक पात्र। इस पात्र में हमने क्या कर लिया, विलयन डाल लिया। और ये विलयन नहीं है, ये तो शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक की सतह पर डाला जाएगा। अर्थात विलायक की सतह पर वाष्प के द्वारा जो भी दाब डाला जा रहा होगा वो शुद्ध वाष्प दाब होगा। यानी हम यहाँ पानी ले लें, यहाँ हम अगर पानी ले लें तो पानी जब वाष्पित होगा तो पानी के वाष्प के कण सभी जो हैं वो द्रव की सतह पर क्या डालेंगे, वाष्प दाब डालेंगे। और जब द्रव की सतह पर वाष्प दाब डालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, जल का शुद्ध वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे हम? जल का उसको शुद्ध वाष्प दाब कहेंगे। अब क्या किया हमने इसके अंदर कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल लिया। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो अवाष्पशील विलेय के कण जो हैं वो वाष्पित नहीं होंगे। वो द्रव की सतह पर तो रहेंगे लेकिन वाष्पित नहीं होंगे। उसकी तुलना में क्या होगा कि जो विलेय के कण हैं, विलायक के कण हैं, वो विलायक के कण तो वाष्पित होकर के विलयन की सतह पर वाष्प दाब डालेंगे। लेकिन शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के जो विलायक के कण हैं, विलयन में जो विलायक के कण हैं वो द्रव विलयन यानी जो हमारा विलयन है उसकी सतह पर कम दाब डाल पाएंगे। समझे? इसका मतलब है कि जब हम पानी लेंगे तो पानी के सारे कण वाष्पित होकर के पानी की सतह पर दाब डालेंगे। उसे कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। लेकिन जब हम पानी में 1 मोल चीनी, 1 मोल यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज जो अवाष्पशील है, जब उसको घोल देंगे तो उनके मोल जो हैं, उनके कण जो हैं वो द्रव की सतह पर एकत्रित हो जाएंगे और वो विलायक के कणों को यानी पानी के कणों को वाष्पित नहीं होने देंगे। स्वयं तो वाष्पित होंगे ही नहीं, लेकिन द्रव के यानी विलायक के कणों को भी वाष्पित नहीं होने देंगे। और जब नहीं होने देंगे तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आइए इसी टॉपिक को हम थ्योरेटिकल रूप में क्या देखते हैं। किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। किसी विलयन के प्रत्येक अवयव, विलेय और विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यह राउल्ट ने कहा था, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था। ये हो क्या गया, P1 यानी वाष्प दाब P1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, X1 के होगा।
P1 इक्वल टू क्या हो गया, P10 x1, यानी समानुपात का साइन हटा दें तो हमारा एक स्थिरांक आता है P10, जिससे हम क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। P1 जो है वो विलायक का वाष्प दाब है जब वो विलयन में होगा तब। x1 क्या है, विलायक के मूल अंश है। आगे क्या करा है, किसी द्विअंगी विलयन में विलायक को 1 मान लें, विलायक को नंबर 1 माने तथा विलेय को नंबर 2 से शो कर दें, करते हैं जब विलेय अवाष्पशील हो। अब क्या किया मैंने, विलेय को अवाष्पशील रखा, केवल विलायक ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण बनते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ बताया था इस चित्र में कि यदि इसमें विलेय और विलायक दोनों घुले हैं तो जो वाष्पित कण होंगे वो सिर्फ और सिर्फ विलायक के होंगे, विलेय के नहीं होंगे, क्योंकि विलेय के कण जो हैं वो ऊपर वाली सतह पर आकर के वाष्पित विलायक के कणों को रोकेंगे। तो जितना भी वाष्प दाब विलयन की सतह पर पड़ेगा वो विलायक के कणों के द्वारा पड़ेगा जो वाष्पित हो रही है। विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए, अब देखिए हमारा जो ये समीकरण है, ये समीकरण जो है वो हमारा y बराबर mx के है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर mx के लिए ये हमारा क्या है P1 और ये हमारा क्या है x1। जब हम इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से होकर के एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा का मतलब है कि जैसे जैसे हम विलयन में विलायक के मोल अंश बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ ये शो कर रहा है कि हमने विलायक में जैसे जैसे विलायक के कण बढ़ाते जाएंगे, विलायक के मोल अंश बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हम विलेय के मोल अंश घटाते जाएंगे, जब विलेय के मोल अंश कम करेंगे तो विलायक के मोल अंश बढ़ेंगे और ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में प्लॉट होगा। आइए, ये टॉपिक तो हमारा यहीं खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो ये सब राउल्ट के नियम पर लागू होता है। अगला टॉपिक हमारा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में क्या करेंगे, देखिए आदर्श अनादर्श विलयन क्या है। पहले आदर्श विलयन के बारे में हम आपको बता दें। आदर्श विलयन होते हैं कि जब हम विलेय को और विलायक को, किसको, अब इसको हटा देते हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आदर्श विलयन के बारे में देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, हमारा विलेय प्लस विलायक और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। B1 प्लस B2 इक्वल टू B के बराबर होना चाहिए। H1 प्लस H2 इक्वल टू H के बराबर होना चाहिए। ठीक है, AA BB ले लो, यहाँ पर क्या होगा, BB की अन्योन्य क्रियाएं प्लस AA की अन्योन्य क्रियाओं के बराबर, इनके योग के बराबर क्या हो, AB की अन्योन्य क्रिया हो जाए। कहने का मतलब है विलेय का आयतन विलायक का आयतन बराबर विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। विलायक की एंथैल्पी विलेय की एंथैल्पी बराबर किसके होने चाहिए, विलयन की एंथैल्पी बराबर होना चाहिए। विलेय के कणों के बीच की अन्योन्य क्रियाएं विलायक के बीच की अन्योन्य क्रियाओं का योग AB यानी विलयन में उपस्थित अवयवी कणों के योग, अन्योन्य क्रिया के योग के बराबर होने चाहिए। तो ऐसे विलयन हमारे क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या दे रहा है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। उनके लिए कंडीशन है इसके, जिसके दो प्रमुख गुण हैं, डेल्टा H इक्वल टू 0, यानी विलेय और विलायक दोनों की एंथैल्पी बराबर 0 होती है, विलयन के बराबर होती है। विलेय और विलायक का आयतन बराबर विलयन के आयतन के बराबर होता है, अर्थात कोई डिफरेंस जो अंतराल है वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था AA की अन्योन्य क्रियाएं प्लस BB की अन्योन्य क्रियाएं इक्वल टू किसकी होंगी, AB की अन्योन्य क्रियाओं के बराबर होंगी। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ब्यूटेन क्लोराइड, ब्यूटेन ब्रोमाइड, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन ब्रोमाइड, बेंजीन, टोलुइन, ये क्या हमारी हेक्सेन, हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड
एक्सट्रैक्ट्रा, ये जो सारे उदाहरण हैं वो सभी हमारे आदर्श विलयन के हैं। यानी कंपोजिशन सेम लेते हैं। हमने एथेन लिया, मैथेन ले सी, मैथेन ले लिया, एथेन लिया, मैथेन लिया, एक ही जैसे हो गए। एथेन लिया, प्रोपेन ले लिया, एक जैसे हो गए। प्रोपेन लिया, ब्यूटेन लिया, एक जैसे। यानी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहलिक डेरिवेटिव, ये सारे डेरिवेटिव एक जैसे हों। एल्कीन में भी ले सकते हैं हम, एल्कीन प्रोपीन ले सकते हैं, जैसे प्रोपीन ब्रोमीन ले सकते हैं। प्रोपीन जो है, प्रोपीन के साथ हम क्या लेंगे, प्रोपीन के साथ हम प्रोपेन हो गया, एथिल ले सकते हैं, एथीन। तो ये एल्कीन एल्काइन, एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्कान भी ले सकते हैं, एल्केन भी ले सकते हैं, और उनके व्युत्पन्न भी ले सकते हैं। ये सारे जो है वो आदर्श विलयन के गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कोई भी पदार्थ जो है पूर्णतः आदर्श नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ, हम अपने दैनिक जीवन की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण आदर्श नहीं है। आदर्श का मतलब पूर्ण सत्यवादी नहीं है। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए, किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए, घर के स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं झूठ बोलता है। लिख देते हैं कि हम आदर्श हैं। नाम रखने से आदर्श नहीं होते, गुण आदर्श होने चाहिए। तो किसी भी पदार्थ के, किसी भी बिल्य जंतु के, किसी भी वनस्पति के पूर्णतः आदर्श गुण नहीं है। इसलिए कोई भी पूर्ण आदर्श नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल्पना की जा सकती है। आइए यहाँ पर लेते हैं फिर इसमें दूसरा टॉपिक हमारा आता है, क्योंकि हमने हेडिंग डाल रखी है अनादर्श। अनादर्श में क्या कहता है, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, आयतन में वृद्धि कर देंगे, आयतन में कमी कर देंगे, एंथैल्पी में वृद्धि हो जाएगी, एंथैल्पी में कमी हो जाएगी। विलय और विलायक की जो अन्योन्य क्रिया है वो विलयन की अन्योन्य क्रियाओं से कम हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0, ए की अन्योन्य क्रियाएं प्लस बी की अन्योन्य क्रियाएं इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू AB की अन्योन्य क्रियाओं के बराबर हैं। इसका मतलब वे अनादर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इनको लें। विचलन अगर देखें तो विचलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है, यहाँ पर हमने लिए रखा था धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो यह परिभाषा क्या है, वे विलयन जिनमें विलय विलायक का मतलब AB विलयन, अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल, विलय विलायक यानी BB, विलय व विलायक AA अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। कैसे होंगे वो, कमजोर। यानी ये कहने का मतलब है कि जो विलयन के अवयवी कण, विलयन में जो अवयवी कण हैं उनकी अन्योन्य क्रियाएं विलय और विलायक की अन्योन्य क्रिया से कैसी होंगी, कमजोर होंगी। कमजोर होंगी तो दाब कौन डालेंगे, दाब जो हमने, ये हमारा पिस्टन ले लिया, ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में हमने विलय पदार्थ घोल दिया और विलायक भी घोल दिया। विलायक को मैंने कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है, और जब हम इस पर पिस्टन लगा दिया तो क्या होगा, यानी हमारा A और B मिश्रण भी बनेगा विलयन का। तो विलयन का जो दाब है वो पिस्टन पे कम पड़ेगा, और विलायक और विलयक का जो दाब है वो पिस्टन पे ज़्यादा पड़ेगा। तो पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगी, अर्थात आयतन में वृद्धि हो जाएगी। पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगी और आयतन में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आयतन बढ़ जाएगा, एंथैल्पी उसमें बढ़ जाएगी। आपने भी देखा होगा कि जब हम एक विलय को विलायक में मिलाते हैं तो ऊष्मा बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है। ये इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर होता है। तो थ्योरेटिकल मैंने दिया है वे विलयन जिनमें विलय और विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल, विलय और विलायक अणुओं की तुलना में कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। यानी विलयन में जो अवयवी कण हैं उनके गुणधर्म जो हैं वो विलय और विलायक के गुणधर्मों से कमजोर होते हैं। इसलिए ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि हमने पीछे राउल्ट के नियम में ये ग्राफ बनाया था। यहाँ पर जो ये सीधी लाइनें हैं, ये जो सीधी लाइनें हैं वो लाइनें हमारी राउल्ट के नियम का पालन कर रही हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारा आयतन बढ़ रहा है, अन्योन्य क्रियाएं बढ़ रही हैं, है ना। जब अन्योन्य क्रियाएं बढ़ रही हैं तो ग्राफ हमारा ऊपर की ओर प्लॉट करता है, तो ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इनमें क्या है भाई, बात वैसे ही हमने शो कर दिया, AA और BB की अन्योन्य क्रियाएं जो है वो AB की अन्योन्य क्रिया से प्रबल हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, एंथैल्पी बढ़ गई। डेल्टा B इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, आयतन बढ़ गया।
ऐसे विलयन जो होते हैं वो धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। एग्जाम्पल इसमें है एथेनॉल, एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन अलग अलग हैं तो वो अपना अपना फोर्स दिखाएंगे, अपना अपना आयतन दिखाएंगे, अपनी अपनी ऊर्जा दिखाएंगे। जब एसीटोन और एथेनॉल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे तो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है, यानी इसका ऑक्सीजन और इसका H, ये H और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए हम इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। वो क्या है, वो है हमारा C2H5OH डॉटेड डॉटेड O और डबल बॉन्ड CH3 और CH3। जब ये इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी अन्योन्य क्रियाएं कैसी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब कमज़ोर हो जाएंगी तो अपना ये प्रबल बल दिन नहीं दिखा पाएंगे और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं कर सकते, पिस्टन पर दाब नहीं लगा सकते। ऐसे इसी प्रकार क्या है, एथेनॉल जल और एथेनॉल के भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इसमें भी इसी प्रकार के गुणधर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन, एसीटोन, डाई एथिल ईथर, एथिल एल्कोहल और हेक्सेन, एथिल एल्कोहल और जल। ये सब जो है वो इसके धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के उदाहरण हैं। इनको याद करना पड़ेगा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए दूसरा जो विलयन लेते हैं वो हमारा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका हम जो ग्राफ है वो यहाँ बना लेते हैं। ग्राफ जो है वो सिर्फ उन्हीं के अनुसार बनेगा, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। राउल्ट के नियम का ग्राफ क्या है, राउल्ट के नियम का ग्राफ ये रहा। इस तरीके से कुछ इनका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा x1 बराबर है 1 और x2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर x1 बराबर 0 है और x2 बराबर क्या है, 1 है। अर्थात इसमें एक घटक के मोल जो है वो शून्य कर दिए गए और दूसरे घटक के मोल बढ़ा दिए गए। यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे P1 0, यहाँ लिख देंगे हम P2 0 और ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, इस ग्राफ को हम कहेंगे P2। अब यहाँ पर क्या ग्रेटर देता है या लेस देन हो जाएगा, P2 0 x2, ये हो जाएगा P1 इज लेस देन P1 0 x1 और ये जो हो जाएगा वो P इज लेस देन P1 प्लस P2 के। अब क्या अभी तो हमारा ये बना हुआ है, विचलन कैसा लिखाएंगे, विचलन इसमें हम ऋणात्मक दिखाएंगे। तो ऋणात्मक विचलन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है वो एक्चुअली में नीचे की ओर मूव करेगा। ये भी ग्राफ हमारा कहाँ, नीचे की ओर मूव करेगा और ये जो टोटल ग्राफ है वो भी हमारा नीचे की ओर मूव करेगा। तो विचलन कैसा हो गया, ऋणात्मक विचलन हो गया। पॉसिबिलिटी सारी जो है वो धनात्मक की उल्टी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे परिभाषा के लिए, वहाँ लिख देंगे हम ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, तो परिभाषा वो होगी, वे विलयन जिनमें विलय विलायक यानी विलयन के अवयवी कणों के बीच अन्योन्य क्रिया, अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल, विलय और विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर की जगह प्रबल लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, प्रबल होते हैं। इसका मतलब AB के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में, AB के अणु जो है वो शुद्ध अवयव की तुलना में कम पलायन कर पाएंगे, कम पलायन होंगे या पलायन नहीं होंगे, तुलना में पलायन नहीं होंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो ये था, इसमें हमने क्या लिया, पदार्थ ले लिए। अब हमारा AB के जो कण है वो पलायन करेंगे, AB के कण इस पिस्टन को ये पलायन करेंगे, AA के कण और BB के कण जो है वो पलायन नहीं करेंगे। इनका पलायन नहीं होगा, इनका पलायन होगा, क्योंकि इनकी अन्योन्य क्रियाएं कैसी हो गई, प्रबल हो गई, इनकी अन्योन्य क्रियाएं कैसी हो गई, दुर्बल हो गई। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ये हमारे ऋणात्मक विचलन कहलाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, ऊपर वाले में पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, डेल्टा B इक्वल टू नेगेटिव हो गया, ये हमारे जस्ट अपोजिट हो गए। यानी विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर भी हमारा विलय का वाष्प दाब घट जाएगा, यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब घट जाएगा, यहाँ पर टोटल वाष्प दाब भी घट जाएगा। पिस्टन कहाँ आ जाएगी, नीचे की ओर मूवमेंट करेगी। एग्जाम्पल क्या है हमारे, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन,
एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, एनिलीन, H2O, HNO3, H2O, HCl, H2O और H2SO4। यहाँ पर हम आगे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जल है उस जल को जब हम अम्ल में मिलाते हैं तो टोटल विलयन का आयतन घट जाता है। विलयन का आयतन जो है वो घट जाता है, जबकि हमारा आयतन बढ़ना चाहिए। हमने इसके 10 मोल ले लिए, इसके हमने जो है 50 मोल ले लिए, 50 मिलीलीटर ले लिया, और तो होना कितना चाहिए, 50 और 10 60 मिलीलीटर होना चाहिए। लेकिन विलयन जो है वो 60 मिलीलीटर न होकर 60 मिलीमीटर से कम होता है, यानी 55 मिलीलीटर होगा। तो क्या हो गया, यानी विलयन का आयतन कैसा हो गया, कम हो गया, और विलायक का आयतन कैसा है, 60 मिलीमीटर कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब विलयन के आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। ऐसे विलयन जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को छोटा करने के लिए हमने ये लिखे थे, और वीडियो को छोटा करने के लिए ही हमने थोड़ा फास्ट समझाया था। फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को रोक करके अवश्य समझें, आपकी समझ में अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ समझाने के लिए नया लाएंगे आपके लिए, बताएंगे आपको कुछ नया। तब तक के लिए हमें दें विदा। जुड़े रहें हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, जिसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा आपका स्वागत करता रहेगा। मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।